गांव जाने के बाद मेरे पास बस 3 काम ही होते हैं, खाना, सोना और हर रात रमेश काका की कहानियां सुनना। रमेश काका हमें हर रात गांव में घटी सच्ची घटनाएं सुनाया करते थे। रमेश काका का घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था, तो वहां हम रात के 8 बजे तक पहुंच जाया करते थे। रमेश काका अपने घर पर अकेले रहते थे। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए उनको भी सभी के साथ मिलजुल कर रहने में काफी अच्छा लगता था। ऐसी ही उस रात मैं चलकर रमेश काका के घर गया तो रमेश काका आग जलाकर ताप रहे थे। मुझे देखते ही काका ने कहा, अरे बंटू, कब आए तुम? इस पर मैंने काका से कहा, वो काका, आज ही सुबह आया हूँ, अभी 2-3 दिन रहूंगा। इस पर काका ने मुझे बैठने को कहा। मेरे बैठते ही वहां गांव के और 2-3 लड़के आ गए, जो रोज इसी वक्त काका से कहानी सुनने आया करते थे। ठंड काफी होने के कारण आग के पास बैठने में हमें काफी अच्छा लग रहा था कि तभी मैंने काका से कहा, काका, आज कुछ कहानी बताइए। जिस पर काका ने बताना शुरू किया। आज से 3-4 साल पहले जब मैं गांव के बाहर जमींदार साहब के बगान में रात को पहरेदारी का काम किया करता था, तो उस वक्त गांव में आए दिन भूत प्रेत, डायन और काला जादू की घटनाएं सुनने को मिलती रहती थी। मगर मैं उस समय इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन उस समय गांव वालों का मानना था कि रात होते ही हर रोज गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाया करती हैं। धीरे धीरे गांव के काफी सारे लोग एकाएक रहस्यमयी तरीके से मरने लगे, मगर मरने वाले लोगों की लाश काफी दिनों के बाद मिलती थी। खैर, मेरी ड्यूटी रोजाना रात के 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक की थी, जिस कारण मुझे रात के 8 बजे ही घर से निकलना पड़ता था। ऐसी ही एक रात 8 बजे मैं बगान जाने के लिए अपने घर से निकला, तो बाहर निकलते ही ठंडी ठंडी हवाओं ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो रोजाना की तरह सारा गांव मुझे वीरान सा लग रहा था, क्योंकि उस समय जब मैं रात के 8 बजे ड्यूटी जाया करता था तो गांव के सभी लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते थे। खैर, मैं और अपना समय जाया ना करके साइकिल को आगे बढ़ाने लगा और बगान जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उस समय हमारे गांव में बिजली तो थी, मगर रास्तों पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण मैं हर रोज टॉर्च का ही सहारा लिया करता था। तो मेरे टॉर्च जलाते ही मेरे टॉर्च की रोशनी को रास्ते पर फैले कोहरे ने चारों तरफ से घेर लिया। कोहरा इतना छाया हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी मुझे जितना भी दिख रहा था, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद मैं गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचा, जहां चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। वो भी इतना घना अंधेरा कि मेरी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। खैर, किसी तरह मैं साइकिल चलाकर बगान पहुंचा तो वहां सामू मेरा ही इंतजार कर रहा था। सामू जो दिन के वक्त इस बगान में पहरेदारी करता है और उसकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक की होती है। तो मुझे देखते ही सामू ने कहा, अरे राजेश, आ गए तुम? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया तो मेरे आते ही सामू अपना साइकिल उठाया और अपने घर की तरफ चलता बना। अब उस पूरे बगान में मैं अकेला ही था, तो मैं सामू के जलाए गए आग के पास बैठकर बगान में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। पूरा बगान अंधेरे और घने कोहरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। बस बीच बीच में मुझे रात कीड़ों की
आवाजें सुनाई पड़ रही थी। कुछ घंटे तो सब ठीक था, जिसके बाद बगान में मुझसे कुछ ही दूरी पर मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। एक दो बार तो मैंने उस हलचल को नज़रअंदाज किया, मगर जब फिर भी वो हलचल नहीं रुकी तो मैं टॉर्च लेकर अपनी जगह से उठा और उस हलचल की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए बगान में कौन होगा। खैर मैं डरता तो था नहीं, तो मैं चलकर उस जगह पर पहुंचा। तो वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि दो भैंसे आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इतनी रात गए ये दोनों भैंसे बगान में आए तो आए कैसे? और तो और ये भैंसे किसके हैं? मगर जिसके भी हों, मुझे तो इन्हें बगान से भगाना ही होगा। ये सोचकर मैं उन भैंसों को भगाने लगा, लेकिन मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी वो दोनों भैंसे वहां से नहीं भागे। तो मैंने अपने कोशिश में थोड़ा और जोर दिया, तो मेरे जोर देते ही उन दोनों भैंसों का चेहरा एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उन दोनों भैंसों की शक्ल राक्षस में तब्दील हो गई। ये दृश्य देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई और मेरा सर घूमने लगा और मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है और ये भैंस नहीं बल्कि राक्षस हैं। अभी मैं उन्हें देखकर कांप ही रहा था कि तभी उन दोनों राक्षसों ने अपना पूरा रूप ले लिया। उनका चेहरा पूरी तरह सफेद था और उनकी आंखें बाहर लटक रही थीं। इतना सब देखने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां रुक सकूं, जिस वजह से मैं जैसे तैसे वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही मैंने वहां से भागने की कोशिश की कि तभी एक राक्षस मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। मैं उसके हाथ से अपने गले को छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस राक्षस ने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं अपने सिर को हिला तक नहीं पा रहा था। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ने लगा। तो मैं समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा और ये राक्षस मुझे मारकर खा जाएंगे कि तभी मैंने अपने हाथ में बंधी ताबीज को उस राक्षस पर सटाया। तो मेरे ताबीज सटाते ही उस राक्षस ने मेरा गला एकदम से छोड़ दिया और इसी का फायदा उठाकर मैंने वहां से दौड़ लगा दी और अपने पैरों को जमींदार साहब के घर पर ही रोका। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। रमेश काका की बात खत्म होते ही मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की तरफ घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। काफी रात हो जाने के कारण मैं रमेश काका को आता हूँ बोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो पूरा रास्ता सुनसान और सन्नाटे में डूबा हुआ था। रास्ते पर चलते हुए मेरे दिमाग में बस बार बार रमेश काका के बताए गए बातें ही दौड़ रही थी कि तभी मुझे हल्का होने की ज़रूरत महसूस हुई। तो मैं रास्ते के किनारे झाड़ियों की तरफ हल्का होने चला गया। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी अचानक मेरे बगल के पेड़ की डाली टूटने लगी। तो इस पर जब मैंने अपनी निगाहें उस पेड़ के ऊपर घुमाई तो इतने में ही मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और डर से मेरे दोनों पैर कंपकपाने लगे। दरअसल उस पेड़ पर एक भयानक सा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था, जिसके इतने लंबे पैर थे कि वो जमीन को स्पर्श कर रहे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, जिस कारण मैं वहां ना रुककर भागता हुआ घर चला आया। मगर घर आकर काफी दिनों तक मेरी तबीयत खराब रही। बाद में काफी झाड़ फूक करवाने के बाद मैं ठीक हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मेरा नाम जगदीश है और पिछले 10 सालों से मैं ट्रक चलाने का काम कर रहा हूँ। मगर उस रात मैंने जो देखा
जो महसूस किया वो पिछले 10 सालों में मैंने कभी भी नहीं किया था। उस रात को याद करते ही आज भी मेरी रूहें कांपने लगती हैं और पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। दरअसल बात आज से तकरीबन 4 साल पुरानी है। उन दिनों सर्दियों का मौसम चल रहा था। आम सर्दियां नहीं, दिसंबर के आखिरी हफ्ता की सर्दियां, कड़ाकेदार और जमा देने वाली। उस रात मैं और मेरा खलासी हम दोनों ईंट से भरी ट्रक को लेकर सहारनपुर ले जा रहे थे। अमूमन ये सब काम मैं रात में ही करता था, क्योंकि रात में दिन के मुकाबले ट्रैफिक काफी कम होता है, या यूं कह लें ठंड के मौसम में तो होता ही नहीं है। उस रात भी नज़ारा कुछ ऐसा ही था। पूरा का पूरा हाईवे खामोशी की चादर में लिपटा हुआ था। मेरी ट्रक के अलावा बस एक आध ट्रकें ही हाईवे पर नजर आ रही थी। मेरा खलासी राजू मेरी बगल वाली सीट पर ऐसे दुबक कर बैठा हुआ था जैसे दुनिया भर की सारी ठंड उसे ही लग रही हो, पर मुझे उतनी ठंड नहीं लग रही थी। मैं बड़े आराम से ट्रक चला रहा था। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि तभी बगल वाली सीट पर बैठे खलासी राजू ने कहा, उस्ताद आज ठंड थोड़ी ज्यादा नहीं है? इस पर मैंने कहा, तुझे ही लग रही है भाई, मुझे तो नहीं लग रही उतनी ठंड। हालांकि मुझे ठंड नहीं लग रही थी, मगर रास्ते पर कोहरा इतना फैला हुआ था कि सामने का कुछ भी देख पाना मुमकिन नहीं था। बहुत मुश्किल हो रही थी देखने में। अभी मैं किसी तरह मुश्किल से हाईवे पर गाड़ी चला ही रहा था कि तभी राजू बोला, उस्ताद किसी ढाबे पर गाड़ी रोकना, जरा चाय वाय पीते हैं। इस पर मैंने बोला, अबे क्या यार, एक तो पहले ही देर हो रही है, ऊपर से ढाबे पर रुकवा रहा है तू। मेरी इस बात पर राजू ने कहा, क्या उस्ताद आप भी ना, मालिक की बात पर आप इतना गौर क्यों करते हो? उसका तो काम है बोलना, वो तो बोलेगा, हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे ना। बहसबाजी में ना कभी मैं राजू से जीता था और ना ही जीत पाऊंगा, जिस वजह से मुझे राजू की बात माननी ही पड़ी। लिहाजा मैंने ट्रक को वहीं पास ही में एक ढाबे पर रोका और हम लोग ट्रक से उतरकर ढाबे में चले गए। चूंकि वो ढाबा ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उसमें लोग भी बहुत ज्यादा नहीं थे। हमारे अलावा 1 या 2 लोग ही रहे होंगे। हम दोनों ने वहां पर कुछ देर भट्टी में आग का मजा लिया और चाय पीकर वहां से निकल ही रहे थे कि तभी उस ढाबे वाले ने कहा, कहाँ जाइएगा साहब आप? इस पर मैंने जवाब दिया, जी मैं तो ट्रक लेकर सहारनपुर जा रहा हूँ। इस पर उस ढाबे वाले ने कहा, इस वक्त आप उस रास्ते से सहारनपुर जाइएगा? आप यहाँ नए नए आए हैं लगता है, आपको मालूम नहीं है यहाँ से सहारनपुर जाने वाले रास्ते को कोई भी रात 12 बजे के बाद पार नहीं कर सकता, क्योंकि उस रास्ते के बरगद के पेड़ों में शैतानों का वास है। उस ढाबे वाले की बात सुनकर मुझे बहुत तेज हंसी आ रही थी। मैं बस किसी तरह से खुद को हंसने से रोके हुए था, क्योंकि उस वक्त तक मैं भूत प्रेत इन सारी चीजों पर जरा भी यकीन नहीं करता था। मुझे ये सारी बातें बकवास लगती थीं, जिस पर मैंने उस ढाबे वाले से कहा, ठीक है, जाते जाते बरगद वाले शैतान से भी मिलता जाऊंगा। इतना कहकर मैं उस ढाबे से निकल गया। मैंने ढाबे पर जब ये बात बोली तब वहां मौजूद सारे लोग हैरान होकर मेरा चेहरा देखने लगे। उस वक्त मैं सबके सामने हिम्मत वाला साबित तो हो गया था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि अभी आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं और राजू हम दोनों चलते हुए ट्रक में आए। मैंने ट्रक को चालू किया और हम लोग सहारनपुर की तरफ
आगे बढ़ने लगे। वो रास्ता जिसके बारे में वो ढाबे वाला बता रहा था वो अभी थोड़ी दूर था। इतने में ही मेरी नजर राजू की तरफ उसके चेहरे पर गई तो मैंने देखा कि राजू का चेहरा अब काफी परेशान सा दिखने लगा है। अंदर ही अंदर वो किसी सोच में गुम था, जिस पर मैंने राजू से कहा, राजू क्या सोच रहा है तू? इस पर राजू ने कहा, उस्ताद मालिक को फोन करके बोल दें, कल सुबह डिलीवरी कर देंगे। इस पर मैंने राजू से कहा, पागल वागल तो नहीं हो गया तू? मालिक खा जाएगा हमें, ऐसा नहीं कर सकते हम। इस पर राजू ने कहा, पर उस्ताद वो लोग बोल रहे थे कि वहां जाना ठीक नहीं है उस रास्ते पर। इस पर मैंने कहा, उनकी बात क्यों सुन रहा है तू? वो तो कुछ भी बोलेंगे। इतना कहकर मैंने ट्रक की रफ्तार को गुस्से से और भी ज्यादा बढ़ा दिया। कुछ ही देर में हमारी ट्रक उस रास्ते पर पहुंच गई जिसके बारे में सब लोग बता रहे थे। वो रास्ता हाईवे नहीं था। उस रास्ते के अगल बगल इतना घना जंगल था कि रास्ता बहुत ही छोटा नजर आ रहा था। हमारी ट्रक के आगे पीछे उस रास्ते पर दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। हालांकि मैं काफी सालों से ट्रक चला रहा था, मगर इतना सुनसान रास्ता मैंने उस रात अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट का भी कोई नामो निशान नहीं था। कहीं ना कहीं मेरे मन के एक कोने में एक अजीब सा डर पनपने लगा था, मगर मैं उस डर को बयां नहीं करना चाहता था। मैं राजू को नहीं बताना चाहता था कि मैं डर रहा हूं। अभी मैं तेजी से उस ट्रक को उस रास्ते पर भगा ही रहा था कि तभी अचानक से हमारी ट्रक का बैलेंस बिगड़ने लगा और ट्रक एक तरफ झुकने लगी। मैंने किसी तरह बड़ी मुश्किल से ट्रक को रोका, वरना ट्रक को पलटने में ज्यादा समय नहीं लगता। हमें समझ आ गया था कि क्या हुआ है, लिहाजा मैं और राजू हम दोनों टूल बॉक्स और पाना लेकर ट्रक से नीचे उतरे तो सच में हमारी ट्रक का पिछला टायर पंचर हो चुका था। खैर हमारे पास एक्स्ट्रा टायर भी था और सारा सामान भी, तो हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं नीचे झुककर उस पंचर टायर के नट बोल्ट ढीले करने लगा। अभी मैं नट बोल्ट ढीले कर ही रहा था कि तभी मेरे पास खड़े राजू ने कपकपाती आवाज में मुझसे कहा, उस्ताद वो देखो बरगद का पेड़, हमारी ट्रक इस पेड़ के पास क्यों खराब हुई? मैंने राजू के इशारे की तरफ देखा तो सच में हमारी ट्रक एक बरगद के पेड़ के पास खराब हुई थी, जो कि काफी हैरानी वाली बात थी। मगर मैंने राजू को ये कहकर टाल दिया कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है जो कि हर किसी इंसान के साथ हो सकता है। जिसके बाद हम दोनों ने मिलकर फटाफट टायर चेंज कर दिया और ट्रक लेकर आगे बढ़ने लगे। हम लोग ट्रक लेकर जैसे ही वहां से थोड़ा आगे गए कि तभी अचानक रास्ते के अगल बगल मुझे सिर्फ बरगद के पेड़ ही पेड़ नजर आने लगे। जहां तक मेरी नजर जा रही थी सिर्फ और सिर्फ बरगद के पेड़ दिख रहे थे। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी मैंने राजू से पूछा, राजू तुझे रास्ते के किनारे बरगद के पेड़ नजर आ रहे हैं क्या? इस पर राजू बोला, हाँ उस्ताद, आपको भी दिख रहे हैं क्या? अभी राजू ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से मुझे सब कुछ उल्टा नजर आने लगा और ट्रक एकदम से रुक गई। हम दोनों अपने शरीर का भार पीछे की तरफ महसूस कर पा रहे थे, लिहाजा हम दोनों फटाफट जैसे तैसे ट्रक से बाहर निकले तो हमने जो देखा वो देखकर हमारा पूरा बदन कांपने लगा। हमारे रगों में खून की जगह डर दौड़ने लगा, क्योंकि हमारा ट्रक
रास्ते पर पलटा हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता है? बिना किसी एक्सीडेंट के हमारी ट्रक कैसे पलट सकती है? ऐसा लगा जैसे किसी ने अपनी हाथ से ट्रक को पलट दिया हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रक कोई खेलने की चीज नहीं है जो कोई हाथ से पलट देगा। तभी फिर से राजू ने अपनी कपकपाती आवाज में कहा, उस्ताद, वो देखो, बरगद का पेड़। मैंने जब उसके इशारे की तरफ देखा तो पाया कि इस बार भी जहां हमारी ट्रक पलटी है वहां पास ही में एक बरगद का पेड़ है। हमें समझ आ गया कि यहाँ दाल में कुछ तो काला है, जिस वजह से हम दोनों ने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। भागते हुए हम सीधे उस चाय की दुकान पर पहुंचे और सबको सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर वहां मौजूद एक आदमी ने कहा कि दरअसल उस रास्ते में जितने भी बरगद के पेड़ हैं उनमें शैतानों का वास है। रात 12 बजे के बाद उन्हीं के बच्चे रास्ते पर खेलते हैं, इसलिए उस वक्त कोई भी गाड़ी उस रास्ते को पार नहीं कर सकती।